तो वन पीस चैप्टर 1167 फाइनली हमारे सामने है और ये एक और कमाल का चैप्टर था इस बैक स्टोरी का। इस चैप्टर में सब कुछ था, लाइक वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए रॉक स्पाइड अब क्या कर रहे हैं वो दिखाना, हेरल कैसे अपनी जी जान लगा दे रहा है एल्बाफ को मेंबर नेशन बनाने के लिए, और कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट उसका यूज कर रही है पायरेट्स के खिलाफ। एंड ईडा और लोकी की जो प्यारी माँ बेटे वाली केमिस्ट्री दिखाई है ना यार, वो बहुत लाजवाब थी। एंड देन आता है सैंक्स। अब सैंक्स की प्रेजेंस ही इनफ है किसी भी चैप्टर को स्पेशल बनाने के लिए। हाँ हाँ, मैं फेक नहीं रहा, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है गॉड वैली इंसिडेंट के 5 साल बाद, और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ग्रैंड लाइन में एक मॉन्स्टर है जो अब एक एक करके सारे पायरेट्स को हंट कर रहा है। और वो मॉन्स्टर वही है जो आप गैस कर रहे हो, किंग हेरल्ड। अब अगर आपको याद होगा तो हमें थ्रिलर बाग में भी मॉन्स्टर्स दिखाए गए थे, लेकिन उस वक्त तो हेरल्ड मर चुका था। तो वो मॉन्स्टर्स कौन थे? शायद इसका जवाब भी हमें जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि रॉक स्क्वाड के बाकी के मेंबर्स लाइक व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम, इन लोगों ने अपना खुद का पायरेट क्रू बना लिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, जैसे सिकी। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर हेरल्ड को बताया जाता है कि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ सेलो सी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिला है, जिससे अब वो गॉड्स नाइट का राइट हैंड मैन बन सकता है, जिन्हें गॉड स्टील कहते हैं। अब इस तरह के टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। सेलो सी उनमें सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आते हैं डीप सी कॉन्ट्रैक्ट एंड देन डीप डीप सी कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें बाकी के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई गई हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीप सी कॉन्ट्रैक्ट से आप गॉड्स नाइट बन सकते हो, एंड डीप डीप सी कॉन्ट्रैक्ट से आप 5 एल्डर्स में शामिल हो सकते हो। अब यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर हेरल्ड बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी कंट्री मेंबर नेशन में शामिल हो जाए। इसके बाद हेरल्ड और नेपच्यून की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, एंड यहाँ पर नेपच्यून हेरल्ड से वही बोलता है जो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में बोला जाता था, कि क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। यहाँ पर नेपच्यून लोकी के लिए सिराहोसी की बात कर रहा था जब तक पैदा ही नहीं हुई थी। हेरल्ड भी थोड़ी आनाकानी के बाद हाँ कर ही देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिशर टाइगर दिखाया जाता है, जो अब मैरी जोआस से भाग चुका था। एंड एक फिगर था जिसने उसकी हेल्प की थी वहां से भागने में। अब वो फिगर कौन था वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। एंड फिशर टाइगर अकेला नहीं था जो वहां से भागा था, उसके अलावा कई सारे और भी कैदी थे, जिनमें हमारी पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक और उसकी दोनों बहनें भी शामिल थीं। अब इस इंसिडेंट के बाद हमें गार्लिंग दिखाया जाता है, जो हेरल्ड को किसी से इंट्रोड्यूस कर रहा था, और वो था सैंक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिशर टाइगर की हेल्प किसने की थी। गार्लिंग हेरल्ड को बताता है कि सैंक्स सैमरॉक का भाई है और वो अब तक सरफेस वर्ल्ड में रह रहा था, लेकिन अब वो यहाँ वापस आ गया है, और वो भी हेरल्ड के साथ सेम पोजीशन पर है। यहाँ हेरल्ड सैंक्स को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब ये भी हो सकता है कि जब रॉजर पायरेट्स एल्बाफ गए थे तब उसने सैंक्स को वहां देखा हो, लेकिन तब वो बच्चा था। एंड अब जब वो उसे यहाँ वापस दोबारा देख रहा है तो उसे वो चीज वापस याद आ रही हो। लेकिन सेंस काफी ज्यादा रूड होकर उसे बोलता है कि मैं फिगरलैंड फैमिली से हूँ और तुम बस एक नॉर्मल से जाइंट हो, तो मुझसे ज्यादा फैमिलियर होने की कोशिश मत करो। एक्टिंग देख रहे हो भाई की। अब इसके बाद सेंस सैमरॉक से बोल रहा होता है कि यहाँ के बारे में मुझे और जानना है, और साथ ही उस ट्रेटर के बारे में भी। जिस पर सैमरॉक उससे कहता है कि पहले तुम्हें अपने घावों को ठीक कर लेना चाहिए। जिस पर सेंस का रिप्लाई था कि मैं अपनी जिंदगी के 24 घंटे वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे नीचे रहने वालों से सख्त नफरत है। यहाँ हेरल्ड सेंस को जाते हुए देख रहा था, मीन्स की कहीं ना कहीं उससे शायद याद आ रहा था कि उसने सेंस को कहाँ देखा है। अब वन पीस कम्युनिटी में हमेशा से एक बात होती थी कि सेंक्स रेड है, लेकिन यहाँ क्लियर हो जाता है कि वो रेड तो है, लेकिन डिफरेंट काइंड का। एंड इसके बाद आता है इस चैप्टर का मोस्ट ब्यूटीफुल एज वेल एज सैड पार्ट, जहाँ ईडा बीमार हो चुकी है एंड लोग अभी भी उसे फिल्दी मानते हैं, जिस वजह से एक महान आत्मा ने ईडा को पॉइजन दे दिया है। यहाँ ईडा लोकी के बारे में बताती है कि बेशक हम में एक खून नहीं है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना बेटा ही माना है, वो मेरा प्यारा बेटा है। एंड यहाँ ये सुनकर कि ईडा को पॉइजन दे दिया गया है, लोकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिटरली तबाही मचा देता है। और वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि ईडा को कुछ नहीं होगा ना, मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ और किसने मुझे पैदा किया, ईडा ही मेरी माँ है। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब ये चैप्टर अपने साथ कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है, जैसे क्या गार्लिंग ने सैंक्स को इतनी इजीली मैरिजवास में आने दिया होगा, एंड अब लोकी और क्या क्या करेगा, एंड जब हेरल्ड को पता चलेगा ईडा के बारे में तब क्या होगा। पर ये तो हमें आगे के चैप्टर्स में पता चल ही जाएगा। बाकी आपको ये चैप्टर कैसा लगा और आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालो। बाकी हम मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए फील द सिनेमा।